स्थिति नियंत्रण में आ गई है। दिल्ली वासियों की तरफ से आपकी और आपकी पूरी टीम, डॉक्टर, सबको धन्यवाद। स्थिति क्या है सर, आपकी समझ में अभी स्थिति क्या है, उसमें क्या बदलाव आया है और आपकी क्या आशा है आगे जाते हुए? जून में स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। लॉकडाउन जब खुला था, लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े से कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लग गए थे, मौत ज़्यादा होने लग गई थी। तो उस टाइम हम लोगों ने एक तो हार नहीं मानी और बैठ के सब लोगों ने पूरी प्लानिंग की, एक्सपर्ट से बात की और एक कोरोना मरीज की जो पूरी साइकिल होती है, उस पूरी साइकिल को हमने एग्जामिन किया। दो किस्म के कोरोना मरीज होते हैं, एक सीरियस होते हैं और एक माइल्ड होते हैं। माइल्ड वालों का घर में इलाज करने का इंतजाम किया, सीरियस वालों का अस्पताल, और दोनों की साइकिल बिल्कुल अलग है। तो जैसे मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट है, सबसे पहले उसको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, फिर उसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, फिर उसको अस्पताल में बेड की जरूरत पड़ती है, फिर उसको आईसीयू की जरूरत पड़ती है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जहां जहां कमियां थी, उन सारी कमियों को नोट किया। उसी तरह से जो घर में माइल्ड पेशेंट है, उसको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको नोट किया, और फिर हमें जो जो चीज की जरूरत थी उन सबके पास गए, केंद्र सरकार के पास गए, हॉस्पिटल्स को सबको इकट्ठा किया, होटल्स को सबको इकट्ठा किया, बेड्स की कमी थी, बेड्स बढ़ाए। तो जो जो हमारी कमियां थी उन कमियों को हम ठीक करते गए, और सिचुएशन आज ये है कि 23 जून को 4000 केस आए थे दिल्ली में, आज लगभग 1100 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। हमने टेस्ट 4 गुना कर दिए, पहले 5000 टेस्ट होते थे, अब 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, और उसमें केवल 1000 के करीब केसेस आते हैं। पहले हम दिल्ली में रोज 100 लोगों का टेस्ट करते थे, तो उसमें 30-35 लोग पॉजिटिव आते थे, आज 5 या 6 लोग पॉजिटिव आते हैं। तो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। मौत काफी कम हुई है, पहले 100 से ज्यादा मौत डेली हो रही थी, अब 20, 25, 30 के आसपास डेली मौत हो रही है। इसको भी कम करेंगे, प्लाज्मा इंट्रोड्यूस किया, उससे काफी फर्क पड़ा, और भी कई सारे स्टेप्स। तो ये मैंने पूछना था, ये जो होम आइसोलेशन का मॉडल जो इतनी तरक्की से दिल्ली में लाया गया है, ये इस मॉडल को रेप्लिकेट कैसे किया जाए? इसको, ये आसान है। हमारा मकसद ये है, कोरोना को लोग एक आम डिजीज की तरह समझें कि अगर कोरोना से होने वाली मौत पे हमने काबू पा लिया, तो फिर कोरोना क्या है? कोरोना है कि बुखार हो गया, खांसी हो गई, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो गई। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को कम करना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो हमने काफी सक्सेसफुली दिल्ली में किया। तो अगर बीमार हो गया, घर में इलाज हो जाएगा। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार हो गए, घर में आपका इलाज होगा। सरकार डेली जो बीमार होता है कोरोना से, उसको हम एक ऑक्सीमीटर पहुंचा देते हैं उसके घर पे, वो अपना 2-2 घंटे में ऑक्सीजन नापता रहता है। अगर उसकी ऑक्सीजन डिप हो जाए, वो हमें फोन कर देता है, हम उसको अस्पताल ले जाते हैं। तो ये मॉडल कैसे रेप्लिकेट किया जाए? क्यों, जैसे आपने बोला ऑक्सीमीटर की डिलीवरी, फोन पे डॉक्टर की मौजूदगी, रोज फोन पे हमारे डॉक्टर्स उनको 2 बार कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका हालचाल ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। ये जो प्लाज्मा बैंक शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, आई थिंक ये विश्व का सबसे पहले प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के लिए पूरे दुनिया में। इनफैक्ट ये हमें पता चला कि चाइना में, मैंने उसमें इंटरनेट पे पढ़ा था, और यूएस में प्लाज्मा के कुछ ट्रायल किए गए थे। तब हमने दिल्ली के, मैंने अपने हॉस्पिटल्स, 1-2 हॉस्पिटल्स को कहा कि इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। तो फिर हमने केंद्र सरकार से ट्रायल करने की परमिशन मांगी, केंद्र सरकार ने हमें परमिशन दी। तो हमने जो ट्रायल किए उसके अच्छे नतीजे आए। उसके बाद हमने फिर प्लाज्मा का एक फॉर्मल तरीके से इलाज शुरू किया केंद्र सरकार से, और प्लाज्मा बैंक बनाया, और मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये पहला प्लाज्मा बैंक था। होम आइसोलेशन भी जो हम कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर कहीं इस तरह का होम आइसोलेशन का मॉडल नहीं है। पहली बार इटली में इतनी मौत क्यों हुई, हमने उसको स्टडी किया। इधर न्यूयॉर्क में, लंदन में इतनी डेथ क्यों हुई? हम हॉरर स्टोरी सुनते थे कि अस्पताल में लोग जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे, सड़क पे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो पॉजिटिव होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। अब महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि सब लोगों को अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। अरविंद जी, जो पिछली चर्चा हुई थी हमारी दिल्ली के चुनाव के दौरान, उस टाइम मैंने आपसे सवाल किया था कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल आउटलुक क्या है। इन 5 महीने में अरविंद केजरीवाल एज एन इंडिविजुअल आपने क्या सीखा है? हमारे गवर्नेंस मॉडल के अंदर एक आम आदमी सेंटर में है। हमारी आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। उसकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं।
जैसे अभी हमने डीजल के ऊपर प्राइसेस कम किए, वो इसीलिए क्योंकि एक आम आदमी का घर का खर्चा कर चलना मुश्किल हो गया था। महंगाई बहुत ज्यादा है। डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर एक साइकिल क्रिएट करते हैं। अगर ये प्राइसेस बढ़ जाएं तो सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, और ये घटे तो सारी, तो महंगाई से उसको वो दिलाने के लिए हमने ये कम किए, प्राइसेस कम किए। कोरोना के अंदर जनता बड़ी दुखी थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं, बट आप डीजल की बात कर रहे हैं कि जो आपने वैट कटौती करी और करीबन 8 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो गया है। दिल्ली की गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति क्या है? कोई बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि 2-3 महीने तो बिल्कुल सब कुछ ठप था, सारी इनकम, सारा टैक्स आना बंद हो गया था। कि आपके पास कोई वायबिलिटी है कि आप और कट कर सकते हो और जनता को राहत दे सकते हो? नहीं, हमारी इस टाइम दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति काफी कठिन है। हमारे भी रेवेन्यू अभी नहीं आ रहे हैं, और उसका देश सरकार का रेवेन्यू भी कब आएगा? जब आपके घर में रेवेन्यू आएगा। अगर आपके घर में ही रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप टैक्स किस चीज का दोगे? आप टैक्स तो तभी दोगे ना जब 2 पैसे की कमाई होगी आपके घर में। अरविंद जी, डीजल का आपने कटौती ऑलरेडी कर चुके हो आप। एक जॉब्स पोर्टल बनाया। हाँ, मैं उसी सवाल करना पड़ा था। 1.9 लाख एक वैकेंसीज, 1 लाख लोग रजिस्टर हो गए ऑलरेडी। अब तो 2.25 लाख के भी ऊपर पहुंच गए। तो अभी क्या इसका लॉजिक क्या है? इससे आप क्या करना चाह रहे हैं इससे? ये जब किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये 4 दिन के अंदर इतना रोरिंग सक्सेस हो जाएगा। एक मन में फीलिंग थी और एक हमारी समझ थी। एक तरफ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं है उनके पास, और दूसरी तरफ दुकान वालों से पूछो दुकान कोई क्यों नहीं खोल रहे जी, वो कहेंगे हमारी जो लेबर थी वो चली गई सारी। फैक्ट्री वालों से पूछो फैक्ट्री क्यों नहीं खोल रहे जी, हमारा जितना स्टाफ था वो चला गया सारा, स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। इनको स्टाफ की जरूरत है, इनको नौकरी की जरूरत है, इनको का क्या अप्रोच है? क्योंकि मैं दिल्ली की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ रहा था, तो जब दिल्ली की गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति खराब है क्योंकि जनता की आर्थिक स्थिति खराब है, ये जो नो कॉस्ट मॉडल्स होते हैं कि जी आपका काम है एज गवर्नमेंट कि जी हमने तो दोनों साथ को ब्रिज करना है, ये मॉडल क्या हो रहा है? प्लाज्मा बैंक का भी मॉडल है, भी जो प्लाज्मा डोनर है और जिसको जरूरत है हम गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ब्रिज करें, ये ब्रिज मॉडल, इससे क्या आगे डेवलप हो सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप 24 घंटे जनता की तकलीफों के बारे में सोचेंगे, उनको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे और 4 कदम आगे की सोचेंगे, तो नए नए समाधान निकल के आते हैं। और आप लोगों से लगातार चर्चा में रहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तो अस्पतालों का हमने एक ऐप बनाया, पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं बनाया। ऐप ये कहता था कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने खाली हैं। ये आइडिया कैसे आया? एक दिन रात को मैं, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हमारी बुराई करते हुए डालते थे ना, मैं यहाँ हूँ और मेरा ये काम नहीं हो रहा, बेड नहीं मिल रहा, ये, तो एक दिन रात को 11 बजे मैं सोने जा रहा था, तो एक मैंने देखा सोशल मीडिया पे, सोने से पहले फोन खोल के एक किसी का वीडियो था। वो कहता है जी मैं अपने पिताजी की, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैंने फलाने फलाने प्राइवेट अस्पताल में मैं लेके गया, 2 दिन उन्होंने एडमिट रखा, फिर उन्होंने उनका कोरोना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकल आए। अब उन्होंने उनको अस्पताल से बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा किसी कोरोना अस्पताल में जाओ। अब मुझे पता नहीं है कौन सा कोरोना अस्पताल है, मैं कहाँ लेके जाऊं इनको। तब मुझे अचानक स्ट्राइक किया कि रोज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता हूं कि एलएनजेपी कोरोना अस्पताल है, राजीव गांधी कोरोना अस्पताल है, लेकिन सारे जने तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते नहीं है, सबको तो नहीं पता इस बारे में। तो अब किस बेचारे, ये तो एक आदमी है, मैंने उसको तुरंत फोन किया, उसने अपने वीडियो में अपना फोन नंबर भी दे दिया था, और उसका मैंने फोन, उसको भी आश्चर्य हुआ कि 11 बजे रात को मुख्यमंत्री मुझे फोन कर रहा है, उसका तो इंतजाम कर दिया। लेकिन कितने लोग मेरे को फोन करेंगे, कितने लोग वीडियो डालेंगे? तब हमने सोचा एक ऐप की जरूरत है कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ये आदमी ऐप खोल के और देख सके। तब ये ऐप डाला हम लोगों ने। उसी तरह से अभी कल एक व्यक्ति ने आइडिया दिया, जब मैं इंडस्ट्री वालों से बात कर रहा था, बड़ा अच्छा आइडिया। उसने कहा थी जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, इस इंडस्ट्रियल एरिया में कौन क्या प्रोडक्ट बना रहा है, अगर आप एक वेबसाइट बना दो कि भाई वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये आदमी ये प्रोडक्ट बना रहा है, पूरी दुनिया देख लेगी और क्या खरीदना और जिसको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा, आके ले जाए। तो ये जो मॉडल है, ये जनता से जब आप लगातार संपर्क में रहते हो ना, जनता, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस,
उसको अपनी समस्या भी पता है और उसे अपना समाधान सो भी अरविंद जी, पता है। ये सिर्फ कोरोना के दौरान का मॉडल है या ये इस मॉडल लगातार से चल हम सकता हम है, सीख सकते हैं? हमेशा सीख सकते हैं। ओके, आगे मैंने सवाल आपसे जरूरत करना था क्योंकि अभी देश में राजनीति का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। देश के अंत में अब चुनाव कब होंगे, बायपोल काफी समय से ड्यू हैं। अभी जो राजस्थान में आपने देखा है, बहुत चर्चा चल रही है, चर्चा भी चल रही है और राजनीति एक अलग दौर पे पहुंच गई है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के में, ये आप अंदरूनी झगड़ा समझते हो या मानते हो कि इसमें कुछ भाजपा का कुछ हाथ है? देखिए, दो चीज चल रही है। एक तो दो चीजें हैं। राजस्थान में जो कुछ चल रहा है बहुत ही गंदा है, गंदी राजनीति है। मतलब बिल्कुल एक कहो तो निचले स्तर की राजनीति है, जिसमें एक पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और दूसरी अपनी सरकार को बचा पाने में असमर्थ सी नजर आ रही है या बचाने की कोशिश कर रही है। और ये केवल पहली बार नहीं हो रहा। गोवा के अंदर भी देख चुके, कर्नाटक के अंदर भी देख चुके, मध्य प्रदेश के अंदर भी देख चुके, महाराष्ट्र में भी कोशिश की गई, अब यहां भी देख रहे हैं। पहली चीज तो इस तरह की राजनीति गंदी राजनीति है। एमएलए खरीदने और बेचने का काम, सौदेबाजी जो है कि मंडी के अंदर बैठे एमएलए दाम लगाने के वाला चाहिए, ये सही नहीं है। ये जनतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसमें बहुत सारे इश्यूज निकलते हैं। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है एमएलए की। ऐसे समय में जब बॉर्डर के ऊपर चाइना दस्तक दे रहा है और ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि देश को एकजुट करती। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि सारे देश को एक साथ लेके चलते। ऐसे केस में राजस्थान के अंदर ये बवंडर खड़ा कर देना, ये आपको शक है? क्योंकि वो तो कहते हैं भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं। सारा देश देख रहा है, कहने की जरूरत है। तो वो लोग सरकार तोड़ने की कोशिश, चुनी हुई सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रही। जहां लोग कांग्रेस को वोट देके उनकी सरकार बनवाते हैं, कांग्रेस उसको गिफ्ट के रूप में बीजेपी को दे देती है। गोवा में सरकार बनवाई कांग्रेस की, उन्होंने वहां बीजेपी की बनवा दी। कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हो रहा है। तो कांग्रेस से तो अब कोई उम्मीद बची नहीं है देश को। तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या? क्योंकि ये जो चर्चा हुई थी कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, देश बहुत बड़ा है। आपकी दूरदर्शा में देश और कोई नेशनल पिक्चर वापस आई है? देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोगों का ये देश है और देश बहुत महान है। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे वैक्यूम है। ना बीजेपी से उम्मीद है और ना कांग्रेस से उम्मीद है। ये एमएलए खरीदने और बेचने वाली राजनीति बड़ी गंदी राजनीति है, लोग इसको पसंद नहीं करते। तो लोग देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे उनको ये इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं आ रही है। ये देश विकल्प देगा। आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी कि नहीं बनेगी, समय बताएगा। आम आदमी पार्टी कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में तो बसती है देश भर में। लोग देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कैसे कोरोना को हराया, लास्ट ईयर डेंगू को हराया था। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, डीजल सस्ता हो गया, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, 24 घंटे बिजली हो गई। लोग देख रहे हैं सारे काम। तो पूरे देश के अंदर लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं है। आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है। तो भविष्य के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कुछ अहम कदम उठा पाएगी, समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, इंपॉर्टेंट देश है। और इसकी चिंता आप मत कीजिए। 130 करोड़ लोग अपने तरीके से सबको सबक भी दे देते हैं और अपने तरीके से पर्याय भी दे देते हैं। अरविंद जी, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता तो अरविंद केजरीवाल है ना। तो ये हम चर्चा कुछ साल पहले भी कर चुके हैं कि अगर राष्ट्र स्तर पे सोच जाए भी तो अरविंद केजरीवाल का मन तो नहीं बढ़ जाएगा? दिल्ली की गवर्नेंस से जो आपका यहाँ पर दिल्ली के प्रति मेरा कमिटमेंट है। दिल्ली के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। मेरे जैसा छोटा सा आदमी आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले कोई जानता नहीं था अरविंद केजरीवाल क्या है। दिल्ली के लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी से मैं कभी नहीं भागने वाला। आपने चीन की बात करी, क्या सख्ती ली जा सकती है चीन के साथ? सबसे पहले तो चीन के साथ डील करते वक्त
दो चीजें साथ साथ करने की जरूरत है। 1962 में भी चीन ने धोखा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पंचशील और ये सब, और अब फिर धोखा दिया उन्होंने। पिछले 5-7 साल से कितना दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ अपनी तैयारी और सावधानी साथ साथ बरतते रहें कि भरोसा करें कि ना करें। मतलब दोस्ती के हाथ के साथ साथ अपनी सावधानी और तैयारियां जारी रखें। अभी भी जैसे रोज सुनते हैं, बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम पीछे हटेंगे, और फिर पीछे नहीं हटते। रोज ये अखबारों में पढ़ने को मिलता है। अरविंद जी, इसमें आर्थिक बॉयकॉट ऑफ गुड्स जो चीन से आ रहे हैं, इस पे बहुत चर्चा हुई है और काफी देश के लोग भी उनमें आक्रोश है चीन ने जो किया है। इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें, चाइनीज जो गुड्स को उस पे कंट्रोल क्या ला सकता है, हम क्या कैंपेन चला सकते हैं कि वहां से? मुझे लगता है इसको एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। चीन के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है इंपोर्ट्स की। छोटी छोटी चीजें आज चीन से इंपोर्ट हो रही हैं जो कि हमारे देश में बड़े आराम से बन सकती हैं। ऐसा क्यों है? पीपीई ने सबक सिखाया हमें। पीपीई जो बन रहे थे अब इंडिया में बन रहे हैं, सबक सीखा हमने। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना है कि इस वक्त हमें बहुत वॉर फुटिंग के ऊपर अपने देश में प्रोडक्शन चालू कर देनी चाहिए उन सारे आइटम्स की जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। हाँ भाई, खिलौने इंपोर्ट करते हैं, ये चीज इंपोर्ट करते हैं, ये चीज इंपोर्ट करते हैं, तो खिलौने इंपोर्ट करते हैं। खिलौने बनाने वाले हमारे देश के जितने मैन्युफैक्चरर हैं सबको बुला लें और बोले यहाँ हम आपको जमीन दे रहे हैं, यहाँ हम आपको ये सुविधाएं देंगे, ये सुविधाएं देंगे, और आप बनाइए खूब बड़े स्तर पे, और आप चीन से सस्ता बनाइए। हम अपने लिए भी बनाएंगे और पूरे दुनिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। और ये वाला आइटम है, ये हम चीन से इंपोर्ट करते हैं, चलो तुमको जमीन दे रहे हैं, यहाँ पे आप बनाइए। हम वॉर फुटिंग के ऊपर अगर पूरे देश में प्रोडक्शन चालू कर दें, चीन पे डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अरविंद जी, क्योंकि ये अभी आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, बाकी राज्यों में लैंड बैंक की बात हो रही है, रिफॉर्म की बात हो रही है। दिल्ली के इतना बड़ा राज्य नहीं है कि बड़े बड़े लैंड बैंक बनाए जाएं, लेकिन इस मौका का फायदा उठाने के लिए दिल्ली में आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? मैं सबके साथ बैठ के चर्चा करूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ भी बैठ के चर्चा करूंगा, सबके साथ बैठ के चर्चा करूंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे एक तो दिल्ली सरकार की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, हमारी जमीन हमारे उसमें नहीं है, बहुत सारे पावर्स हमारे पास नहीं है, पर जो भी है इसके साथ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार के साथ मिलके हम दिल्ली में क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसके ऊपर हम खाका तैयार करेंगे। आपने पावर्स की बात करी, अभी फिर से ये जो लॉयर्स का पैनल बनाया गया है जिसको आपने रिजेक्ट किया है, फिर अब एलजी की तरफ से भी इस पे रूलिंग आ गई है, इसमें इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? क्योंकि पुलिस केस ऑन दिल्ली के राइट्स कोरोना से पहले भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में सांप्रदायिक दंगे हुए, ये अच्छी चीज नहीं है। और ऐसे समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत देश के दौरे पे थे और दिल्ली जल रही थी। पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम ये चल रहा था कि एक तरफ ट्रंप की विजिट और दूसरी तरफ दिल्ली के दंगे। ये बहुत गलत हुआ। किसी भी किस्म के सांप्रदायिक दंगे अलाउ नहीं किए जा सकते। जो लोग भी इन दंगों के पीछे हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और किसी भी निर्दोष को कोई हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल है। मुझे कोई लेना देना नहीं कि इस धर्म के लोग इन्वॉल्व थे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी पार्टी के टांग दो उनको पकड़ के। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी पार्टी का कोई गड़बड़ करे तो उसको डबल सजा दे दो। अब ये कोर्ट ने 3-4 बार पुलिस की जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पुलिस की जो जांच है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है, पुलिस की जांच जो है उसमें कमियां हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। मैं कहूं तो लगेगा कि राजनीति कर रहा है। कोर्ट ने 3-4 बार टिप्पणी की है। तो पुलिस ने अपने कुछ वकीलों के नाम सुझाए कि ये जो दिल्ली के दंगे हैं इसके ऊपर ये वकील लगाए जाएं। दिल्ली सरकार के अपने वकील हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोर्ट में हैं।
अगर कोई किसी वकील में कमी है या कोई केस बहुत इंपॉर्टेंट है तो दिल्ली सरकार उसमें बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम देश के बेस्ट वकील खड़े करेंगे जो न्याय दिलाए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आज तक मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी अपने वकील खुद तय करे। उसमें यह होता है कि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है वो बायस हो जाती है, तो फिर वो अपना केस करके चार्जशीट फाइल कर दे, उसके बाद इंडिपेंडेंट वकील जो हैं वो कोर्ट के सामने मुकदमा रखते हैं। अब दिल्ली पुलिस के वकील अगर हम ले लेंगे तो अगर यहाँ पे बायस आ गया है, वो बायस कोर्ट के अंदर भी, फिर कोर्ट के अंदर सारे तथ्य कौन रखेगा? वकील का काम होता है सारे तथ्य रखना, फिर जज का काम होता है जजमेंट देना। तथ्य जब तक जज के सामने नहीं आएंगे तो कौन? तो यहाँ पे एक मतभेद है और हमारा कहना था कि दिल्ली सरकार के इंडिपेंडेंट वकील होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं बड़े से बड़े वकील रखेंगे, लेकिन वकील इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एलजी साहब के पास संविधान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में एलजी साहब दिल्ली सरकार के किसी भी निर्णय को खारिज कर सकते हैं उस पावर को इन्वोक करके। तो इस मामले में एलजी साहब ने वो पावर इन्वोक की है और अभी कल उन्होंने डायरेक्शन हमें दी है कि आप दिल्ली पुलिस के वकील ही लगाइए। अब संविधान के तहत वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अरविंद जी, 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। अगर आपको इस समय भी निमंत्रण आता है, क्या आप जाएंगे? मैं हनुमान भक्त हूँ। हनुमान भक्त को अगर रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर इनविटेशन आएगा तो अभी जाएंगे, और अगर इनविटेशन नहीं आएगा तो बाद में जाएंगे। अरविंद जी, इससे अगर मंदिर का निर्माण शुरू हो, इससे देश में माहौल हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि इस पे भी सालों साल, दशकों तक बहुत बुरी राजनीति हुई। मैं समझता हूं अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद तो ये सारा मामला अब खत्म हो गया। अब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों की श्रद्धा की बात है। जिन जिन लोगों की श्रद्धा है वो अपना मंदिर के दर्शन करके आएंगे। काफी ऐसे लोग हैं जो मंदिर के लिए ईंट भेज रहे हैं, काफी दिनों से मिट्टी आ रही है। ये इस पे चर्चा भी चल रही है कि भी कुछ लोग जो संवैधानिक पोजीशन में हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इससे फर्क पड़ता है आपके? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, इसको श्रद्धा तक सीमित रखना चाहिए। जिस जिसकी श्रद्धा है वो अपना जैसे मर्जी अपनी श्रद्धा के हिसाब से करता रहे। अरविंद जी, आखिरी सवाल आपसे, अब आगे बढ़ते हुए आप सबसे ज्यादा चुनौती कहां देख रहे हैं और आशा कहां कर रहे हैं? दिल्ली के स्तर पे मैं तो बात करूंगा। दिल्ली में मुझे लगता है कि हमने कोरोना के ऊपर दिल्ली के सब लोगों ने मिलकर, सबका सहयोग है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर कोरोना को काफी काबू कर लिया है हम सब लोगों ने। और सबसे बड़ी चुनौती अब इस टाइम मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की है। लेकिन मेरे को अपने लोगों पे भी बहुत भरोसा है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, और मैं नहीं समझता कि दिल्ली के लोगों ने जब पास्ट में इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, हम इसमें भी जरूर कामयाब होंगे। अरविंद जी, कोरोना में जंग के साथ, चाइना में जंग के साथ पूरा एक देश, हम एक ही स्थिति में हैं और एक टीम होके हमने झगड़ा करना है। आप भी अपने लोगों का, दिल्ली के खासकर डॉक्टर का, नर्सेस का मनोबल बना के रखिए कि देश की जनता और दिल्ली की जनता उनके साथ है। हमारे साथ यहाँ पर इंडियन न्यूज़, न्यूज़ एक्स ITV नेटवर्क पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।